हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का हम क्लास शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सभी स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम पॉलिटिकल साइंस की क्लास जल्द से शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम आपका यूनिट नंबर 1 लेकर आ गए हैं और यूनिट नंबर 1 है आपका राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता। तो आज ये कुछ पूरा टॉपिक हम क्लियर कर देने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर आपका यूनिट नंबर 1 पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है पेपर 1 का, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आपको पढ़ना है वो पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है और उसकी पूरी क्लास कंप्लीट हो गई और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पॉलिटिकल साइंस की आज से शुरू हो रही है और लगभग बहुत जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएगी। और आपके सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी सभी की क्लासेस भी चैनल पे चल रही हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। एग्ज़ाम से पहले पूरे एग्ज़ाम की तैयारी आपके हर सब्जेक्ट की करवा दी जाएगी। मॉडल पेपर की वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक को देखते हैं। क्या आपका यूनिट है, क्या आपको पढ़ना है? राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति पढ़नी है कि ये जो राजनीति है इसकी तुलना करना है, इसके तुलनात्मक अध्ययन करना है हमें कि आखिर ये तुलनात्मक राजनीति है क्या चीज़। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तभी हम इसके बारे में आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण है। जब दो या दो से अधिक शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वही तुलनात्मक अध्ययन होता है। देखिए, अब इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, मेरी बातों को गौर से सुनिए। आखिर ये तुलनात्मक राजनीति है क्या? तुलनात्मक का मतलब कॉम्परेटिव, यानी कंपेयर करना राजनीति का। देखिए सुनिए बातों को ध्यान से। किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीके को हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। एक देश की दूसरे देश की राजनीति, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के कार्य, वहाँ के राज्य की नीतियों का तुलना अगर हम किसी अन्य देश के साथ करें कि आखिर जैसे हम तुलना कर सकते हैं हमारे भारत की राजनीति कैसी है, तो अलग किसी भी देश से तुलना करें तो वो क्या कहलाएगा? वो तुलना ही तो कहलाएगा कि हम एक देश की राजनीति को दूसरे देश की राजनीति के साथ तुलना कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करना व विश्लेषण करना ही क्या है? तुलनात्मक राजनीति है। इस प्रकार देखिए, विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था की जो आपस में तुलना करना होता है वही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। और देखिए, हम तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की निम्न तत्वों पर तुलना कर सकते हैं, जैसे कि हम एक राज्य की दूसरे राज्य की नीति कैसी है तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर राज्य से आप यही अर्थ लगाइए कि एक देश की दूसरे देश से वहाँ की नीतियों की तुलना कर सकते हैं, या फिर हम राज्यों का संगठन यानी एक देश का दूसरे देश के संगठन के साथ तुलना कर सकते हैं। एक देश के कार्य का दूसरे देश की राजनीतिक कार्यों से तुलना कर सकते हैं। राजनीतिक दलों की दूसरे देश के राजनीतिक दलों से तुलना कर सकते हैं। यानी कि पूरे मिलाकर के अर्थ यही है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था, मतलब व्यवस्था, शासन व्यवस्था का किसी अन्य देश से, वहाँ की राजनीति से तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये तुलनात्मक राजनीति जो है अब आप समझ गए होंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ दे अति लघु में कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तो अब आप लिख लेंगे। अब हम तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा एग्ज़ाम में ज़रूर लिखा कीजिए और फिर जितने आपके टॉपिक हैं पूरा हम इसी में देख लेंगे। तो आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, यूनिट नंबर 1 से, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार ये एक परिभाषा लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। क्या लिखते हैं ये? परिभाषा तो पढ़ के ही समझ में आ जाती है कि
किसी एक राजनीतिक संस्थाओं मतलब सरकार के विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनका तुलना करना, उनकी विवेचना करना, उनका विश्लेषण करना किसी अन्य देश की राजनीति के साथ तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। एस कर्टिस के अनुसार अब ये विद्वान क्या लिख रहे हैं, देखिए, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से संबंध है। तो ये 2 डेफिनेशन सिंपल है, इसलिए यहाँ नोट किया है मैंने। आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। आप इसको जब आपसे पूछेगा कि तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए, तो ये 2 डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। देखिए, आपकी अगली हेडिंग है तुलनात्मक राजनीति का इतिहास। आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में 100% ये क्वेश्चन आएगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है एवं तुलनात्मक राजनीति के इतिहास की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा, इसलिए सारा कुछ आप ध्यान से देखा कीजिए। आप लोग ना पूरी वीडियोस देखा कीजिए जो मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहता है, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपके हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करा दूं, पूरी क्लास कंप्लीट करवा दूं, ताकि एग्ज़ाम में आने वाला कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मॉडल पेपर की वीडियोस तो वैसे मैं देती हूं आपको हर सब्जेक्ट की, मगर फुल डिटेल क्लास आप हर सब्जेक्ट की देखा कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। और हर वीडियो में हर टॉपिक का फुल नोट्स मैं आपको दे देती हूँ। नोट्स आपके आसानी के लिए ही बनाती हूँ मैं। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति का इतिहास। तो बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के इतिहास की। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति के विकास की शुरुआत अरस्तु से हुई है। एक प्रश्न आपका पूछ सकता है कि राजनीति विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि अरस्तु ने ही तुलनात्मक राजनीति के विकास की शुरुआत की। और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो अरस्तु का योगदान है वो बहुत अधिक है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत अधिक अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इन्हें ही पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु को ही राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। देखिए, अरस्तु ने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का राजनीतिक व्यवस्था को तुलनात्मक अध्ययन किया है। देखिए, अरस्तु जो थे वो 158 देशों की यात्राएं की थी उन्होंने, और जो उन्होंने यात्राएं की तो वहाँ पर यात्राएं जब की वहाँ उन्होंने, तो विभिन्न देशों की जो राजनीति व्यवस्था थी, वहाँ की जो राजनीति थी, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद हर एक देश की जिसकी यात्राएं अरस्तु ने की, तो विभिन्न देशों से उसकी राजनीति की तुलना की कि इस देश की राजनीति कैसी, यहाँ के नीति, यहाँ के राजनीतिक कार्य, सारा कुछ जो है कैसा है और अन्य देशों का कैसा है। तो इन्हीं ने सबसे पहले मतलब राजनीति की तुलना करने का जो श्रेय जाता है वो अरस्तु को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरस्तु ने ही तुलनात्मक राजनीति के बारे में अपने विचार दिए और विभिन्न देशों की राजनीति को विभिन्न देशों के साथ तुलना किया, बल्कि अन्य विद्वान भी हैं जो अरस्तु के बाद इस चीज़ को अपनाते हैं और तुलना करते हैं विभिन्न राजनीति की विभिन्न देशों से। लेकिन शुरुआत जो की वो अरस्तु ने की, इसलिए याद रखिएगा। और देखिए, बाद में मैकियावेली ने, ये सारे भी महान विद्वान रहे हैं, तो मैकियावेली ने या फिर मॉन्टेस्क्यू ने या फिर ब्राइस ने, लॉस्की ने तथा फाइनर आदि विचारकों ने भी इस पद्धति को अपनाया है। किस पद्धति को? तुलनात्मक राजनीति पद्धति को अपनाया है। इस तरह एक लंबे विकास के दौर से गुजरती हुई तुलनात्मक राजनीति आज अपने वर्तमान व्यवस्था तक पहुंच पाई है। तुलनात्मक राजनीति में अनेकों उतार चढ़ाव भी आए हैं, फिर भी आज हर एक देश में इस व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। किस व्यवस्था को? तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। और देखिए, इतिहास की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन जो है क्रांतिकारी और नया नहीं है, जबकि राजनीति में प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जा रहा है, यानी शुरुआत से ही
तुलना की जा रही है। इसीलिए ब्लॉन्डेल ने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान में आकर्षण का ये केंद्र रहा है। तो याद रखिएगा, राजनीति तुलनात्मक राजनीति का अब इतिहास आपसे पूछेगा तो उम्मीद करती हूँ अब आप लिख लेंगे। अब देखिए अगली आपकी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे ज़रूर पूछेगा कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है। प्रकृति की विवेचना कीजिए, प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसकी प्रकृति को देखते हैं, फिर इसके क्षेत्र को देखेंगे, इसके महत्व को भी देखेंगे। सारा कुछ हम आज की वीडियो में कवर कर देंगे। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति दो प्रकार की होती है। पहली है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना यानी कि वर्टिकल। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति क्षैतिज तुलना है। तो दो प्रकार की इसकी प्रकृति है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में पहली प्रकृति है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रकृति, इसलिए याद रखिएगा। देखिए इस धारणा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकार व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। जैसा कि हमने अभी देखा कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो किसी एक देश की अलग अलग देशों की राजनीति के साथ तुलना करना है। एक देश की राजनीति का विभिन्न देशों की राजनीति से तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति है। मगर इसकी प्रकृति में एक ऐसा भी क्षेत्र है, एक प्रकृति ऐसी भी है कि एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर जो सरकार होती हैं, जैसे कि देखिए जो सरकार होती है जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, इस प्रकार एक ही देश में इन सरकारों की आपस में तुलना अगर किया जाए तो वो लंबात्मक तुलना है। याद रखिएगा, यानी एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों की सरकार जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की अगर आपस में तुलना की जाए उनकी नीति या सारी चीज़ों की, तो वो इसकी प्रकृति के अंतर्गत लंबात्मक तुलना कहा जाएगा। देखिए तुलनात्मक राजनीति की दूसरी प्रकृति है कि ये क्षैतिज तुलना है। तुलनात्मक राजनीति जो है क्षैतिज तुलना है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की तुलना आती है, एक प्रथम एक द्वितीय। प्रथम तुलना के अंतर्गत जैसे कि एक ही देश में जो विभिन्न समय में उपस्थित राष्ट्रीय सरकार रही, अगर उनकी आपस में तुलना की जाए कि वर्तमान समय में जो देश के अंदर सरकार है और जो शासन कर रही है वर्तमान समय में उनकी शासन प्रणाली कैसी है, वो किस प्रकार से शासन कर रही है, कैसी उनकी नीतियां हैं और उनकी राजनीति कैसी है, और इससे पहले जो दूसरी सरकार थी, जो भूतकाल में सरकार थी, उनकी कैसी राजनीति थी। तो अगर एक ही देश में अलग अलग समय पर उपस्थित सरकारों की आपस में तुलना की जाए तो वो प्रथम क्षैतिज तुलना के अंतर्गत आता है। दूसरा है द्वितीय। इसके अंदर आएगा कि अलग अलग राज्यों में उपस्थित सरकारों की आपस में तुलना। राज्यों का मतलब देश में, यानी कि जैसे भारत में हमारी सरकार जो है उनकी तुलना अगर हम किसी अन्य देश की सरकार के साथ करें, उनकी राजनीति की तुलना, तो वो द्वितीय तुलना के अंतर्गत आएगा कि किसी भी एक देश का अदर किसी भी देश के साथ दो देश या दो से ज़्यादा देशों की आपस में उनके राजनीति की तुलना की जाए तो वो द्वितीय तुलना के अंतर्गत आएगा। तो ये है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तो हम तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र समझेंगे कि आखिर इसका क्षेत्र क्या है। देखिए तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र एक बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों में आपस में मतभेद है इसके क्षेत्र को लेकर। इसके विषय क्षेत्र की प्रमुख समस्या यह बन जाती है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या शामिल किया जाए और क्या क्या चीज़ें इसके अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखा जाए। देखिए तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को लेकर के परंपरावादी जो विद्वान रहे और आधुनिक राजनीतिक जो विद्वान रहे उनमें काफ़ी गहरा मतभेद है। नंबर एक देखिए, जहाँ एक और परंपरावादी जो राजनीतिक विद्वान थे, उन विद्वानों में तुलनात्मक राजनीति को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया है। यानी कि परंपरावादी जो राजनीतिक विद्वान थे उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को एक संकुचित अर्थ में बता दिया है कि एक इसकी लिमिटेशन है, वहीं तक इसका अध्ययन किया जा सकता है। जबकि जो आधुनिक विद्वान है राजनीति के, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को एक बहुत बड़ा विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया है।
कि हम तुलनात्मक जो राजनीति है इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर हम जैसे कि इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका विषय क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो सकता है, विस्तृत हो सकता है। तो इसलिए परंपरावादी विद्वान और आधुनिक राजनीतिक विद्वानों दोनों में इस बात को लेकर के काफ़ी मतभेद रहा है। देखिए, अगला आपका पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति का महत्व। इसका महत्व भी वेरी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछेगा। तो ये तुलनात्मक राजनीति के आखिर क्या महत्व हैं, तो देखिए, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला महत्व है राजनीति व्यवहार का ज्ञान। आप इसको हेडिंग बनाकर लिखिएगा और इसको समझिए कि ये है क्या चीज़। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो सुनिए, आप उसको लिख सकते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार और उसकी जटिलताओं को समझने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है और इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है तथा जो राजनीति का व्यवहार है उस पर अच्छी समझ बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि राजनीतिक जो तुलना हम कर सकते हैं, एक देश की दूसरे देश की राजनीति की हम तुलना कर सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग देशों की राजनीति के व्यवहार का ज्ञान पता चलता है, ज्ञान मिलता है। दूसरा इसका महत्व है राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में भी मदद करता है और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा इसका महत्व है विभिन्न देशों की संस्थाओं का ज्ञान, क्योंकि हम अलग अलग देशों की जो राजनीति है उनको अलग अलग देशों की राजनीति से जब कंपेयर करेंगे तो हमें अलग अलग देशों की संस्थाओं का भी ज्ञान होगा। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के ज़रिए हम किसी देश की संस्था को अच्छी तरह से समझकर उसकी उपस्थित जो भी समस्याएं हैं उसका हल ढूंढ सकते हैं। विदेशी राजनीतिक संस्थाएं जो हैं उनसे संबंधित राजनीति के अध्ययन से जो हमारा दृष्टिकोण व्यापक, तुलनात्मक व संतुलित भी बनता है, जो किसी देश विशेष के संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यानी कि हम अलग अलग देशों की संस्थाओं का भी हमें ज्ञान होता है। अगला महत्व है सिद्धांत निर्माण में उपयोगी। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का महत्व जो है राजनीति में सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। राजनीति शास्त्र में प्राचीन काल से ही ऐसे सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों की खोज की जाती रही है जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न समाजों के राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सकता है। तो ये तुलनात्मक राजनीति के महत्व थे। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकृति, उसका इतिहास, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और उसके महत्व को समझ लिया है और उम्मीद करती हूँ अब आपका सारी चीज़ें ये तैयार हो गई होंगी और जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। प्रकृति हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे इतिहास हो या महत्व हो, अर्थ हो, सब आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। तो इसी तरह से लगातार आपकी वीडियोज़ आती रहेंगी एक क्रम में। तो पढ़ने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।